स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, जो लगातार जो गिरावट काफी दिनों से चल रही है, 2-4 दिन तो लगभग हो गए हैं, तो ऐसे में एक इन्वेस्टर है ना, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। अब कंडीशन ये रहती है कि वो हमेशा उसके मन में रहता है कि देखो, ऐसी गिरावट अगर चलती रही ना तो पैसा तो नहीं बनेगा, इनफैक्ट जो हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट जो हमने निवेश किया है ना, वो भी चला जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि आखिर जो आप लॉस की बात करते हो ना, एक्चुअल आपको लॉस हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा कारण, क्या उस लॉस का कारण आप खुद ही हो? ज्यादातर ये भी हो सकता है, क्योंकि जब पोर्टफोलियो आप लोग को बनाता हूं तो कुछ चीजें ऐसी एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट नोट करके आए मेरे सामने, जो आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जरूर चेकआउट करना अपना पोर्टफोलियो में, क्या आपने गलती की उसके बारे में बात करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आपके पोर्टफोलियो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा निगेटिव ना हो, पॉजिटिव साइड रहे, अच्छा इंपैक्ट दे, अच्छा रिटर्न दे, उसके बारे में बात करेंगे। किस सेक्टर को लेके थोड़ा सा आपको फोकस करना है, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होने वाले जिसको लेके फोकस करना है, और खासकर आपके पोर्टफोलियो को लेके बात करने वाले हैं। क्या कुछ एक अच्छी खबर इंतजार कर रही है भारत के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट रीजन कि आज के मार्केट में जो गिरावट हुई। लेकिन सबसे पहले सर, आज निफ्टी की एक्सपायरी के एक दिन पहले आज हमारा शानदार ट्रेडिंग डे था। शुरुआत में थोड़ा सा मार्केट को पकड़ने में मुश्किल लगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट हमने कैप्चर किया ना, ये मूवमेंट ऐसा था कि 25,474 से 25,400 के बीच में ये मूवमेंट जो हमने कैप्चर किया, यहां जो डबल बॉटम एक बना है, ये बहुत अच्छा। यहां पुट साइड में हमने अच्छी खासी ट्रेड हमने निकाली, अच्छा खासा लोगों का प्रॉफिट हुआ खासकर इसमें, और हमारा ट्रेडिंग सेशन ही बहुत अच्छा रहा खासकर इसके बाद मार्केट डबल बॉटम आपने बनाया और एक छोटा सा सिग्नल पॉजिटिव साइन के लिए दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं है, मार्केट का रेंज बाउंड था। और जो गिरावट रही ना, लगभग 88 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में रही। अब इंपॉर्टेंट है, एज ए ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग में करते हो तो आपको समझ में चीज आ रही होगी। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और कल इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा सर, कल 25,500। और अगर कोई छोटी मोटी खबर आती है ना, तो सर ये आपका एक R1 रहेगा, रेजिस्टेंस 1, जिसको आप फोकस कर सकते हो। और इसके बाद रहेगा अपना 25,600 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ये दो रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी पहले ड्रॉ करके रखा था, 25,500 का, 25,600 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बीच में आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग करके 20-30 पॉइंट आ सकते हो। अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, अगर आप बात करते हैं ना कि यहां एक सपोर्ट की अगर बात करते हो, जी हां, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट ने ऑलरेडी बना दिया है, और ये हमारा लगभग 25,380। तो 25,380 एक इंपॉर्टेंट 25,380 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो कल अगर इसके नीचे मार्केट आता है सर, डेफिनेटली यहां पोजीशन आप शॉर्ट करना, ध्यान रखना। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी तो हम लोग कल देख ही लेंगे अगर हम कल ट्रेड करेंगे मॉर्निंग आवर्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, निफ्टी का रहेगा, क्योंकि कल हम लोग डेफिनेटली निफ्टी में प्लान करेंगे ट्रेडिंग का मॉर्निंग आवर्स में ही। अब बात करते हैं सेंसेक्स की कहानी। देखो, सेंसेक्स में अच्छी खासी मतलब एक मार्केट में दबाव रहा, एंड ये सबसे बड़ा दबाव रहा मेरे ख्याल से। यहां एफआईएस की बिकवाली एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा, खासकर एफआईएस की बिकवाली रही, और खासकर ग्लोबल फैक्टर, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर भी आज थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिला। तो यहां 287 पॉइंट की गिरावट, और यहां से जो फॉल हुआ है ना, 1 बजे से लेके यहां तक लगभग 1:30 बजे तक, यहां काफी लोगों ने, जिन्होंने पुट साइड में ट्रेड किया है, अच्छा खासा यहां लोगों ने पैसा बनाया। तो ट्रेडिंग देखो एक ऐसा पार्ट होता है ना, रिस्की होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवॉर्ड लेके सीखते हो, 1:2, 1:3 ऐसा करते हो, डेफिनेटली आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग कम्युनिटी जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग भी देते हैं, सिखाते भी हैं, कॉल्स वगैरह भी देते हैं, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि देखते हैं कौन से सेक्टर में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली। जी हां, कंप्लीट सारे सेक्टर ही थे यार, कोई सेक्टर बचा नहीं है। ऑटो की बात करें, बैंक की बात करें, क्योंकि बैंक में गिरावट रहती है तो फिर पूरा मार्केट तहलका मचता है। कॉमोडिटी, सीपीएससी, एनर्जी, एफएमसीजी की बात करेंगे, आईटी सेक्टर की बात करेंगे, बहुत ज्यादा मतलब एक मार्केट रेंज बाउंड रहा। आईटी तो शुरू में काफी गिरा, इसके बाद हल्का फुल्का सवाल है, निफ्टी, मेटल, एमएनसी। तो ओवरऑल सारे सेक्टर का मतलब कंडीशन आज उतनी अच्छी खासी नहीं रही। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि एज ए इन्वेस्टर हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखो, रीजन आपको पहले मैं बता दूं। सबसे पहले एफआईएस का खेल समझो आप। एफआईएस की बात करें 1 जुलाई और 30 जून, और आज की कंडीशन देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है बिकवाली आज और ज्यादा करें, तो अलर्ट रहना। यहां बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, जैसा मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट है संकेत, देखो 1 जुलाई को 1,970 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने किया है।
DIIs बहुत अच्छा कर रहे हैं और यहां DIIs मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स हैं 30 जून की बात करें ओवरऑल। बट अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखोगे पूरे मंथ में तो देखो जुलाई में फिलहाल अभी गिरावट हुई है, लेकिन जून, मई, अप्रैल और मार्च में FIIs ने लगातार यहां अच्छी खासी यहां बाइंग की है। तो ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखोगे ना तो FIIs थोड़े बहुत जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदार हैं ग्लोबल सेंटीमेंट्स और उससे भी ज्यादा जिम्मेदार है ट्रम्प साहब, और उनका एक वर्ड्स, उनकी एक एक हरकतें ना पूरे मार्केट को बिगाड़ रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है। अब सबसे बड़ी बात है एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है पता है? गलती क्या होती है जब हम लॉस में होते हैं ना, ध्यान से देखना अपने पोर्टफोलियो को। आप सबसे ज्यादा अगर आप लॉस में हो तो अपने पोर्टफोलियो की वजह से हो। रीजन क्या है? जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना तो काफी लोग को पता होगा, तो मार्केट में दो चीज काम करती है, डिमांड और सप्लाई। मतलब हो सकता है किसी स्टॉक का डिमांड होगा, कोई चीज का डिमांड होगा, उसकी सप्लाई होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक स्टॉक का। मान लो अपन एग्जांपल ले रहे हैं टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स की एक पोजीशन ऐसी थी कि टाटा मोटर्स एक रेंज बाउंड में चल रहा था, लेकिन टाटा मोटर्स का प्राइस अचानक से ऊपर उठा, तो आपको लगा कि भाई टाटा मोटर्स में अच्छी खासी और तेजी आएगी, और काफी लोगों ने वो तेजी देख के खरीदा। लेकिन कंडीशन क्या हुई? बाद में टाटा मोटर्स में गिरावट हुई, यहां काफी लोगों ने बेच दिया। कंडीशन क्या रही कि सर यहां हमें लॉस हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो खरीदारी की है, आपने बिल्कुल एक पीक लेवल पे खरीदारी की है, और ऐसा पीक लेवल था जहां आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार उस लेवल पे आपको खरीदना नहीं है। मैं आपको ना थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, यहां से आपको समझने में काफी हेल्प मिलेगी। चलो मैं आपको डिमांड सप्लाई पर एक स्टॉक दिखाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल है टाटा मोटर्स का। यहां टाटा मोटर्स का ग्राफ देखोगे ना, यहां टाइम फ्रेम डे पैटर्न पर लगा देना, डे का, आपको ना एक इंपॉर्टेंट रेंज देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां है, और अगर सपोर्ट की आप बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम कर सकते हैं ड्रॉ। यार इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपन कोशिश कर सकते हैं यहां, मतलब 582 और 744 के बीच में आप देख सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, काफी लोग अगर समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको समझने बहुत इजी होगा कि आप अगर देखो, आप अगर ये दो रेंज बना लेते हो, ये सप्लाई हो गया, ये हो गया डिमांड। अब आप देखो, आप अपना खुद पोजीशन चेक करो कि आपने टाटा मोटर्स में एंट्री कब की। क्या उस समय एंट्री की जब कंडीशन ऐसी थी? आप देख सकते हैं 744 ऑल टाइम हाई पे था। ठीक है, इसको आप और ज्यादा टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, और ज्यादा क्लियर होगा। अब सोचो, अगर आपने ऑलरेडी यहां एंट्री करेगी तो डेफिनेटली मार्केट की पोजीशन यहां डाउन ट्रेंड थी, तो यहां गलती सर आपकी रही, क्योंकि आपने अच्छे से स्टॉक नहीं सेलेक्ट किया। अब देखो, अगर स्टॉक सिलेक्शन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमारे मल्टीबैगर स्टॉक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर है। मतलब फैसिलिटी आपके लिए सब कुछ है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं। अब अगर आपको पता है कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, तो आप जरूर डिमांड सप्लाई जरूर चेकआउट किया करो। आप यहां देखो, ये डाउन ट्रेंड था, यहां आपको एंट्री करने की जरूरत थी, लेकिन अगर आपको पता होता डिमांड सप्लाई तो सर आप एंट्री यहां करते, कितना 582 पे एंट्री करते, और इसके बाद देखो ये स्टॉक लगभग गया है 744 पे। अब बोलोगे संदीप भाई क्या अभी राइट टाइम है एंट्री करने का? सेलिंग बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन आपको एक संकेत देना चाहूंगा कि ये जो टाटा मोटर्स का प्राइस है ना, एक रेंज माउंटेन, एक ऐसा प्राइस है यहां पास आके कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहां पास आके अगर कंसोलिडेट होगा तो यहां अगर आप देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले कुछ महीनों के लिए अच्छी खासी पोजीशन बन सकती है। 688 पे है, 744 इसका देखा जाए तो 744 सप्लाई जोन है। तो डिमांड सप्लाई ऐसे ड्रॉ करके ना कोई भी स्टॉक के बारे में आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये चीज आपको समझ में आया कि देखो यार, गलती मैक्सिमम हम लोग के साथ होती है कि हम लोग ना स्टॉक जब हाई होता है, काफी लोग जब उसके बारे में बात करने लगते हैं तब उसमें एंट्री करते हैं। ठीक है ना, अगर फंडामेंटल अच्छा है, भले प्राइस आज डाउन है सर, उस पर एंट्री बने रहो, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनेगा। और अगर अपने चाहते हो कि यार मेरा पोर्टफोलियो निगेटिव ना हो, तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके पीछे कारण मैं बताऊं क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हो, पिछले 1 साल से 4% रिटर्न दिया है, लेकिन 5 सालों में 90% का रिटर्न दिया है। 5 सालों की बात करें, सेम म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप ने कोई रिटर्न नहीं दिया, पिछले 1 सालों की बात करेंगे, लेकिन 5 सालों में अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। सेम मिड कैप की बात करेंगे, पिछले 1 सालों में ज्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन आने वाले पिछले 5 सालों में अच्छे खासे रिटर्न है। सेम अगर बात करें गोल्ड की,
पिछले एक सालों में गोल्ड ने तहलका मचाया है, 17% का रिटर्न। लेकिन अगर पिछले 10 सालों में गोल्ड का प्राइस देखोगे तो गोल्ड का प्राइस ज्यादा आपको रिटर्न नहीं दिया है। तो यहां डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल है तो सर पोर्टफोलियो देखना छोड़ दो, क्योंकि पोर्टफोलियो देखोगे तो आपके मन में यही होगा कि सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, यहां मेरा पैसा बन नहीं रहा है। लेकिन कहानी ये है, अगर इस तरह आप अपने पैसे को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपका लॉस नहीं होगा। 10,000 आपके पास कैपिटल है, इट शुड बी डाइवर्सिफाई। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि भाई साहब आपका पैसा अलग अलग स्थानों पे जाके निवेशित होना चाहिए, तब जाके आप सुकून की नींद ले पाओगे। शेयर मार्केट में देखो, अगर मैं 10,000 मेरा टोटल सेविंग है तो शेयर मार्केट में मैं 3,000 रुपए डालूंगा, अच्छे स्टॉक्स में डालूंगा। और जैसा मैंने बताया, स्टॉक्स अगर आपको नहीं बनता सर, हमारा स्टॉक्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में 3,000 हमने डाला, म्यूचुअल फंड में हमने 4,000 डाला, ईटीएफ में हमने 2,000 डाला, और गोल्ड, बॉन्ड या एफडी में हमने 1,000 रुपए डाल दिया। तो देखा आपने, पूरा पैसा आपको किसी सेक्टर में निवेशित नहीं करना है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये करोगे ना तो यार कुछ भी सिचुएशन हो, आपका जो पोर्टफोलियो है टोटल पॉजिटिव रहेगा। डिमांड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट आज मैंने बताया है, तो जिनको समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पूछ लेना, नहीं तो हम लोग सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम लोग सेशन प्लान करेंगे, ठीक है। चलो अब कुछ आपके पोर्टफोलियो लेके चलते हैं। पोर्टफोलियो है कि सर रिव्यू कर लीजिएगा। आशीष कुमार जी हैं, एसबीआई स्मॉल कैप 1,000, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड 2,000, नहीं इसको हटाओ, इसको इसमें शिफ्ट करो, 1+ यहां 2,000 कर दो स्मॉल कैप में। क्वांट्रा फंड ठीक है, ब्लू चिप फंड नहीं, ब्लू चिप हटा दो, यहां क्वांट्रा फंड में 1,000 रुपए डाल दो। पराग पारिक ओके है, एचडीएफसी मिड कैप ओके है, स्मॉल कैप ओके है, लार्ज एंड मिड बाकी आपने लमसम किया, ठीक कर दिया, ठीक है। थोड़ा ना पोर्टफोलियो, थोड़ा फंड कम करो। सर मुझे बता दीजिएगा कौन सा मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। टारगेट 10,000 प्रति महीना। मोतीलाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस में 2,000 कर दिया, स्मॉल कैप में कर दिया, फिर स्मॉल पैक करने, फिर स्मॉल कैप में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। आपका टारगेट मोर देन 10 ईयर्स होना चाहिए। बीच में बिल्कुल परेशान मत होना कि आपका पोर्टफोलियो डाउन है क्योंकि आपने स्मॉल कैप वगैरह ज्यादा रखा है। अगर सजेशन दूंगा कि फ्यूचर में अगर आप करोगे ना विशाल भाई, एक मिड कैप जरूर रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन बेस्ट ETF। बहुत सारा मैंने बनाया है, लेकिन ETF में अगर बात करो तो निफ्टी 50 20 ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50, भारत पोटेंशियल ETF अच्छा है 22, जो आईसीसी पोटेंशियल भारत का अच्छा है, CPSE ETF है और IT ETF है। इन 3-4 ETF में आप निवेश प्लान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स फंड या बंधन स्मॉल कैप। देखो आपके ऊपर है, अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बोले तो मिनिमम 5 साल अगर आपका है, तो बंधन स्मॉल कैप में आप जा सकते हो, आपको ज्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा दे सकता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा खासकर कि भाई साहब अगर आपकी गलती होती है ना तो डेफिनेटली बहुत बार स्टॉक सिलेक्शन में हमारी गलती होती है, हमें पता नहीं होता कि हमें एंट्री कब करना चाहिए। और अगर आपको डिमांड सप्लाई आता है तो डेफिनेटली आपको पता रहेगा यार नेक्स्ट मेरा मूव कब हो सकता है, राइट। सो अगर आपको ज्यादा उसमें चाहिए डिमांड सप्लाई वाला टॉपिक आपको और समझना हो, नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में, डिमांड सप्लाई में और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, वहां से आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूं कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर नया मिला हो तो लाइक कर देना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, सो दैट आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, म्यूचुअल फंड, स्टॉक हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो, नंबर है व्हाट्सएप पे, आराम से जुड़ सकते हो। बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आपके लिए रखा है हमने। चलो मिलते रहे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।